मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष अनिल सपासी साहब, और आज वक्फ बोर्ड में जो सुधार, जो संशोधन, जो अधिनियम आया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए मेरे बड़े पुराने मित्र आज बहुत सालों के बाद हमें मिले हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए भी बजा दीजिए। कलाम साहब के परिवार से जो उनके भांजे आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और बेगम उसना आरा सलीम जो मौलाना आजाद साहब की परिवार की नुमाइंदगी हमारे बीच कर रही हैं, उनका भी वेलकम करता हूं। और आतिफ रशीद जो मंच का संचालन कर रहे थे, लगातार आपको बता रहे थे, ऐसे हमारे युवा साथी, आपको भी अभिनंदन। पिछले कई दिनों से लगातार हम सब लोग वक्फ बोर्ड अधिनियम के बारे में सुन रहे हैं। विस्तार से भूपेंद्र भाई बताएंगे आपको कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। लेकिन एक बात तो तय है, जब जब समाज में किसी भी बुराई को खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो एक स्पेसिफिक वर्ग होता है जो उसकी आलोचना करता है। इसी हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा ऐसी भी थी कि जब आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसकी औरत को सती कर देते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। आलोचना उन्हें भी सुननी पड़ी। बच्चों की शादी छोटी उम्र में होती थी हमारे देश में, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आवाज उठाई कि बच्चों का बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो उस समय भी लोगों ने उनको रोकने का काम किया था। लेकिन वो गलत था, इसलिए उसको भी खत्म किया, और ऐसी बुराइयों को खत्म होना ही चाहिए था। उसी तरह से अगर कोई बहन, कोई महिला बेवा हो जाती है तो वो अपना घर दोबारा नहीं बसा सकती, ऐसा भी इस समाज में था। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वो प्रथा भी बंद हुई। उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को तलाक के जो एक हम कहेंगे एक ऐसी प्रथा जो लगातार उनके हकूक को छीनने का काम करती थी, उनकी अस्मिता पर सवाल उठाती थी, उसको भी खत्म करने का जब काम शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, तो कुछ तबकों ने उसका भी विरोध किया था। लेकिन आज वही तलाक वाला जो मामला है, ट्रिपल तलाक जो मना किया, आज वो कानून बन गया। तो मुझे ये कई बार ऐसी बहनें मिलती जो बताती हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने हमारे हक में काम किया। और उसी तरह से ये वक्फ बोर्ड सुधार संशोधन नियम है, जैसा आतिफ भाई बता रहे थे कि ये सुधार मुस्लिम समाज के उस गरीब तबके के लिए है, उस बेवा औरतों के लिए है, उस मजलूम तबके के लिए है जिसको उसका अधिकार अब तक नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी वो चाबी आपके हाथ में देना चाहते हैं। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साधारण व्यक्ति नहीं मानता। आज के युग के वो युगांधर हैं, युग प्रवर्तक है, जो समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, और इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे है। आखिर वक्फ बोर्ड का काम क्या है?
या उस संपत्ति का उपयोग क्या होना है? हम उस पर मॉल बनाएंगे क्या? हम उस पर दुकानें बना के किराया खाएंगे क्या? इसीलिए तो मैं इसीलिए आ रहा हूं। और जहां तक, क्योंकि मैं तो पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूं, उन्हीं गलियों में खेला कूदा बड़ा हुआ हूं, जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने अपने दोस्तों के साथ सुना, इस्लाम में कहा जाता है कि ब्याज की सूद की रकम भी हराम है ना? और कमाई वो जो अपने मेहनत की हो उससे बरकत होती है। अगर वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति को बेचकर उस पर कमर्शियल काम करके उस पर कब्जा करके तुम अगर चंद मुट्ठी भर लोग अपनी जेबें भरना चाहते हो, तो तुम उस ऊपर वाले की भी जो तालीम है उसको तुम खराब कर रहे हो। अभी आती भाई बता रहे थे कि 86% प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे कब्जा है, और कब्जा किसका है? एक चंद मुट्ठी भर लोगों का। और जैसे ही वो मुट्ठी खुलती है तो ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, या वो तबका पूरे हिंदुस्तान में जिनके बच्चों को रोजगार चाहिए, जिनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, या जिन बहनों को काम चाहिए, अगर वो चीज उनके काम आती है और नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा बनाता है? और ऐसा तो है नहीं कि इस देश में, हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून का शासन है। एक कानून लाया जाता है, जेपीसी बनाई जाती है, उस पर इतने सारे सुझाव, और सब लोग अपनी राय रखते हैं, और सारे दलों के लोग हैं उसमें वो मौलाना भी है जो टीवी पर रोज सुबह शाम ज्ञान पेलते हैं हम लोगों। लेकिन जब जब चीजें सुधारी जाएंगी, जब जब चीजें आगे बढ़ाई जाएगी, जब तक गरीब कमजोर तबके को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, तब तक ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप लोग उस मुख्य धारा में आ जाए जिसमें नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से ऊपर लेकर आए। और जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो इसलिए कहते हैं कि मैं जब चलूं तो मेरे हाथ में सारा का सारा मुल्क मेरे हाथ पकड़ कर चल रहा हो, तो कोई पीछे ना छूटे। नरेंद्र मोदी की ये जो आरज़ू है उसको पूरा करने का काम हम सबको करना है। वक्फ बोर्ड क्या है, उसका सुधार संशोधन अधिनियम क्या है, अभी भूपेंद्र भाई और बाकी सब वक्ता बताएंगे आप। लेकिन मैंने जो बातें कही वो यहां से कही है क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में कोई भी आदमी भूखा न सोए, कोई भी बहन ऐसी ना हो जिसकी छत ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ने से ना रह जाए। इसलिए वो चाहे वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हमारे में भी जहां जहां उनको कानून बनाने होते हैं वो करके इसलिए लाते हैं कि मेरे हिंदुस्तान का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो साथ चले, आगे बढ़े। जब हम सब एक कदम आगे बढ़ेंगे, पूरे 140 करोड़ जनता जब एक कदम आगे बढ़ेगी, तब हिंदुस्तान वहां जाएगा जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं। उस दिन को देखने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं आज अपने मोर्चे के साथियों को, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में या समाज के उन लोगों को बुलाया जो अपनी बात को अपने लोगों के बीच में प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता रखते। और आज जो भूपेंद्र भाई हम सबको बताने वाले हैं, मेरी गुजारिश है उसको लिखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। और समाज में छोटी छोटी मीटिंगें मत कीजिए, 100-200 की मीटिंग, 20-20, 25-25 बहनें एक साथ बैठे, 50-50 लोग एक साथ बैठे, चाहे हम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे, चाहे बुलबुली खाना के चौक पर बैठे, चाहे तुर्कमान गेट के बाहर खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े होकर बात करें लोगों से और उनके दिमाग में जो गलतफहमी है वो दूर करें कि क्यों इसकी जरूरत है। और जिन लोगों ने इस संपत्ति को लूटने का काम किया, अभी मैं पढ़ रहा था, कांग्रेस 2004 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान में थी, लेकिन जिस दिल्ली में हम रहते हैं उसी दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज चुपचाप, और वो प्रॉपर्टी ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी चुपचाप उठा के वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है जिनकी कीमत 20,000 करोड़ से ज्यादा थी। और उन प्रॉपर्टीज पे क्या हो रहा है, वहां वो दुकानें चल रही है जिनसे वो माल कमा रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज उनकी जद से बाहर आके आप लोगों की भलाई में लगाई जाती है, वहाँ अस्पताल बनाया जाता है, वहाँ स्कूल बनाया जाता है, वहाँ बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया जाता है, मेरी बहनों को रोजगार सिखाने की व्यवस्था की जाती है, तो बताओ
वो कब्जा ठीक है या ये ठीक है जो हम करना चाहते हैं? ये ठीक है। ये ठीक है तो दोनों हाथ खड़े होकर एक बार कहिए कि हम सब वक्फ बोर्ड सुधार संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं ना? समर्थन करते हैं ना? समर्थन करते हैं ना? फिर एक बार जोरदार बुलंद आवाज से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और बधाई उनको भी देना चाहूंगा कि इतनी देर से खड़े हैं। हालांकि दशहरा जी ने खड़े होने का समय तो समाप्त कर दिया, अब तो भाजपा परमानेंट दिल्ली पे बैठ गई और इसके लिए भी बधाई। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के हमारे महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी, तमिलनाडु से यहाँ विशेष रूप से आए भाई शेख सलीम जी, यहाँ मंच पर उपस्थित बेगम हुसैन आरा जी, श्री फिरोज बख्त जी, श्री अनीस अब्बासी जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री अतीक रशीद जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों। कोई मेरे को पूछने लगा कि वक्त पे कांग्रेस की क्या राय है। मैंने कहा लोकसभा में ना राहुल गांधी जी ने इस पे भाषण दिया, ना सोनिया गांधी जी ने भाषण दिया, ना प्रियंका जी ने वोट डाला। अब ऊपर वाला जानता हूँ कि क्या राय है। ये आपको समझना चाहिए कांग्रेस आपको कितना सीरियस लेती है। आवाज नहीं पहुंच रही पीछे। और पिछले लंबे समय से कांग्रेस ने इस देश में सभी वर्गों को एक वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझा। कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पहली बार कोई चीज लाई है। वक्फ जो है वो इस्लाम में एक पवित्र संकल्प है और ये सच है कि वक्फ जो है वो चैरिटी के लिए, अल्लाह के नाम पर एक कोई भी अपने जीवन के पवित्र कार्य के लिए किया गया दान। और इस्लाम में इसकी प्रमुख व्याख्या तो जो इस्लाम के दर्शनकार है, जो उनका अध्ययन करते हैं, जो उनके धार्मिक गुरु हैं, वो इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। लेकिन इस्लाम में जो सूर अल बकरा कही गई है उसमें अपने अच्छे पवित्र के संकल्प को पूरा करने के लिए, उसकी खातिर खर्च करने के लिए और जिसका उद्देश्य लोगों की मदद करना, ऐसे में अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से देने की व्यक्ति अपने बाद व्यवस्था कर सकता है। और इसलिए इस देश में जब मुस्लिम शासन का आगमन हुआ तो इस प्रकार की दी गई संपत्ति का जो देखरेख थी वो उस समय जो शासन करता थे उनके हाथ में थी। हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन काल आया तो उन्होंने भी 1810 में बंगाल में, 1817 में मद्रास में एक्ट को बनाया। और ऐसा नहीं है केवल मुस्लिमों के लिए बनाया, उन्होंने चैरिटेबल एक्ट बनाया जिसमें हिंदुओं के भी मंदिरों की, संस्थाओं की देखरेख के लिए नियम और कानून बनाए गए।
और 1913 में अंग्रेजों ने इस पे बड़ा कानून बनाया। लेकिन ये एक बात सच है कि पिछले 10 वर्षों में देश में सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए, राजनीतिक न्याय देने के लिए, राष्ट्रीय महत्व के विषयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगतिशील कानून आते रहे। और यही कारण है कि आर्थिक दृष्टि से देश में वन नेशन वन टैक्स के लिए जीएसटी जैसा प्रगतिशील कानून आया। आज संसद में लंबे समय से जो इनकम टैक्स कानून अपनी पेचीदगियों में उलझा हुआ था, वह सरकार लेकर के आई, जेपीसी के पास है। लंबे समय तक देश के बैंकों को बंधक बना के रखा गया और उसकी लंबी लिटिगेशन चलती रही, उसके लिए आईबीसी जैसा कानून लेकर के आए। कोऑपरेटिव सेक्टर में नया परिवर्तन और सरकार उसके लिए कानून लाई। सामाजिक रूप से भी चाहे 10% आरक्षण समाज के सामान्य वर्ग को देना हो या ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग की स्थापना करनी हो और 3 तलाक और वक्फ जैसे कानून भी लाए हैं और देश की एकता के लिए 370 को समाप्त करने का काम भी ये मोदी जी की सरकार ने किया। और बैठी हुई बहनें बहुत खुश होंगी कि उन वक्फ भी नहीं लाए हैं, 33% रिजर्वेशन भी लेकर के आए। ये जितना भी प्रगतिशील कानून है जो आज के समय की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, बदलते हुए समय की आवश्यकता है, और इसलिए कानून जो है वो प्रगतिशील ही होना चाहिए। और जो कानून जिसको कांग्रेस बनाने की बात कर रही है वो भी आखिर 1954 में देश आजाद होने के बाद एक नया वक्फ कानून आया था। और जिस प्रकार की बातें अभी फिरोज बख्श साहब ने करी या बाकी लोगों ने करी है वक्फ की संपत्तियों की, वो एक लंबे समय से विवाद का प्रश्न इस देश में बना रहा और कोई पहला अमेंडमेंट नहीं लाया। 1959 में अमेंडमेंट आया, 1964 में अमेंडमेंट आया, 1969 में आया, 1976 में भी आया। जो के रहमान साहब अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, 2007 में 8 में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई और उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। अब जो कर रखी है वो उनका अपना उसका हिसाब आप देना उसका। लेकिन एक बात सच है कि उन्होंने भी ये कहा कि साहब वक्फ की संपत्ति के लिए बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए उसका ऑडिट सही हो और उसके कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। जब सारी दुनिया कंप्यूटर पे चली गई तो वही वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं जाएगी? फिर ये लोग कहां अपनी संपत्ति ढूंढते फिरेंगे? और इस कानून में जो 2013 में वोट के लालच में जो कांग्रेस करके गई है उसको सुधारने का काम किया है। सबसे बड़ी बात ही यह है कि जब मुस्लिम शासन आया उसके बाद से 2013 तक जितनी संपत्ति वक्फ के पास थी, 2013 में कांग्रेस ऐसा परिवर्तन करके गई कि उसकी दुगनी 10 साल में ही हो गई। ये 100% वृद्धि जो है ये किसी को समझ में ही नहीं आई और इसलिए बात उठने लगी कि भाई वक्फ का सही मैनेजमेंट आए। सबसे पहली बात एक धारणा मन में से निकाल देनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने भी अपने बयान में ये कहा है, वक्फ की संपत्ति का मुतवल्ली मुसलमान ही होगा और वही लोग इसको चलाने वाले हैं। वही लोग इसको चलाने वाले। सरकार कोई आंतरिक मामले में दखल देने का काम नहीं कर रही। संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण है वो सरकार उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। दूसरा, जो उसका मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में लंबे समय से संपत्तियां उलझी हुई हैं।
मान लो किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा है तो हटा नहीं सकते, किसी ने किराया कम कर रखा है तो मार्केट रेट पे ले नहीं सकते, किसी की संपत्ति पे गलत कब्जा है तो वो रिकॉर्ड क्लियर नहीं कर सकता। तो कोई भी संविधान के अंतर्गत आने वाली सरकार यही कहेगी कि हम आपके डिस्प्यूट के रिड्रेसल के लिए एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो दूसरा काम यही किया है कि एक अच्छा ट्रिब्यूनल बने, उसकी व्यवस्था सरकार ने देने का काम किया। पहला काम इसका कंप्यूटरीकरण करने का काम किया, दूसरा एक बेहतर ट्रिब्यूनल देने का काम किया। तीसरा, जो मुस्लिम समाज में अहमदिया समाज है या आगा खान ट्रस्ट वाले लोग हैं या दाऊदी बोहरा वाले लोग हैं, हर एक को अधिकार होता है कि वो अपना कोई एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपना कोई भी चुन सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति का उपयोग किसी भी चैरिटी ट्रस्ट में रख सकता है। जब धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए तो अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जो भारत के संविधान में दी गई है। उसी को देने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया। अब ये इनको तो अच्छा लगता है कि मुकदमेबाजी चलती रहे, तो 500 साल तक विवाद ही चलता रहे, इनको वोट मिलते रहे। कांग्रेस का तो शासन ही ऐसा है, लोग मुकदमे से निकल जाएंगे तो कांग्रेस को वोट मिलने कम हो जाएंगे। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि मुकदमेबाजी कम हो। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी समाज, उस समाज के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता की बात यह कि उसकी संपत्ति का सर्वे ढंग से हो जाए। और इसलिए ये जो एक्ट को लाने का काम कर रहे हैं, ये वास्तव में सरकार ने एक बड़ा काम किया है। और मैं नहीं कह रहा, मेरे से पहले जितने हमारे मुस्लिम वक्ता भाई बोल रहे थे, सबकी एक ही शिकायत थी कि सब वक्त की प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट है, एनक्रोचमेंट है, इलीगल। अभी जो बता रहे थे बख्श साहब की इलीगल उसका ट्रांसफर कर रखा है, 10 रुपए को लेकर के 10 लाख रुपए पे दे रखा है। तो जब आप ही समस्या बता रहे हो, आपको समस्या बताएगा तो इलाज करना तो सरकार का काम है। और इसलिए वो ढंग से हो जाए, वो व्यवस्थित हो जाए, यही काम मोदी जी की सरकार ने करने का। आप सबसे पहली बात जो मैंने अपनी बात जहां से शुरू करी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप वक्त करोगे तो आपको सबसे पहले, आप इस्लाम को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, उनके जो संकल्प है, जो उनकी इस्लामिक परंपरा है, उसी से तो वक्त करोगे। तो फिर आपको तो मुस्लिम होना जरूरी है। तो सरकार ने इसमें इतना ही अमेंडमेंट किया है कि अगर आप 5 साल से इस धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप कर सके, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। तो इसमें बुरा क्या कर दिया? आपका जो फेथ है, पहले फेथ का होना जरूरी है। इसलिए वक्त करने वाला मुस्लिम हो, ये सरकार ने इस्लाम के हित में ही किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। विषय भी न्यायालय के अंतर्गत भी है, लेकिन हम एक बात को ये मानते हैं कि इस देश में मुस्लिम समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो वास्तव में शिक्षा और गरीबी से मुक्ति की समस्या है। दुनिया के बाकी देश कहां चले गए? हमारे जो भाई हैं, जब वो पिछड़े रहे, जब वो शिक्षा से वंचित रहे, जब वहां पर जेंडर जस्टिस की बात नहीं है, तो उसको समाज की स्थिति पे बराबरी पे लाने के लिए नए परिवर्तनकारी विषयों के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसलिए नए परिवर्तनकारी विषयों को एक बड़े दायरे के साथ स्वीकार करना होगा। और अमेंडमेंट तो सभी के होते हैं। अमेंडमेंट का अर्थ ये नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि कोई सरकार व्याख्या नहीं कर सकती इस्लाम की, क्योंकि उनके जो लोग हैं वही करेंगे। लेकिन किसी भी सरकार का ये काम होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है तो उसको मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मेंटेन करने का मैकेनिज्म का डिस्प्यूट रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए।
उसका सही सर्वे होना चाहिए, उसका सही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड सही होगा, मैनेजमेंट सही होगा, डिस्प्यूट रिड्रेसल सही होगा, तो इसका लाभ उसको मिलेगा जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसी को उठाने का नाम सबका साथ और सबका विकास है। अब यही इसी धारणा को लेकर के वक्त तक लेकर के आए। आज कांग्रेस के लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछो कि अगर इतना पवित्र एक्ट था तो 1956 के बाद 8 बार आपने अमेंडमेंट क्यों किया? उनसे पूछो कि जो रहमान कमेटी आपके आदमी ने रिपोर्ट दी थी 2008 में, उसके हिसाब से आपने कंप्यूटराइजेशन क्यों नहीं करा? उनसे ये पूछना चाहिए कि जो संपत्तियां 40 साल से 50 साल से अपने न्यायिक विषय से जो संपत्तियां अटकी हुई थी, उन संपत्तियों के लिए फेयर ट्रिब्यूनल का आपने जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं दिया? उनसे पूछना चाहिए कि जो अलग अलग वर्ग के लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करना चाहते हैं, उनकी माइनॉरिटी के अंदर जो माइनॉरिटी है, उनकी व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी? उनसे ये पूछना चाहिए कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज और जो महिलाएं हैं, उनके जो अधिकार है, उनके बारे में आपने बोलने का काम नहीं किया। और उनसे ये पूछना चाहिए कि समाज को प्रगतिशील बना के रोककर और केवल वोट बैंक बनाने का जो पाप किया है, वो कांग्रेस ने किया। और इसलिए हमें इस सारे विषयों को एक व्यापक तरीके से देखना है। ये सारा विषय ये उन्हीं कानूनों का हिस्सा है जो मैंने प्रारंभ में कहा, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, और चाहे राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हो। किसी भी सरकार का ये सबसे बड़ा विषय रहता है कि प्रगतिशील समाज की बदलने वाली चुनौतियों के हिसाब से समाज में लोगों को आगे की ओर ले जाने की दृष्टि से ज्यादा एक अच्छे प्रशासनिक मॉडल को देने के लिए लगातार सरकार को कानूनों को इस प्रकार से संशोधन करना होता। मैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी रहा, चेयरमैन भी रहा, जेपीसी का चेयरमैन भी रहा। और मैंने तो इस बार जिस प्रकार से जेपीसी ने समाज में एक बहुत बड़ा कंसल्टेशन किया, देश के हर भाग में गए, मुस्लिम समाज के स्कॉलर से लेकर उनके एकेडमिक लोगों से लेकर सारे गए, और जेपीसी के मेंबर सभी लोग थे। पार्लियामेंट का जो विषय आता है वो कंसेंसस से आता है, लेकिन पार्लियामेंट का विषय भी बहुमत के साथ भी आता है। और इसलिए सबका अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े व्यापक कंसेंसस को सरकार ने स्वीकार कर वही रिप्रेजेंटेशन में स्वीकार किया है जो जेपीसी के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने सुधार की बात करी। वही रिकमेंडेशन को प्राप्त किए जो पहले 2013 के कानून के बाद भी जो खामियां रह गई। और मैं आपको ये कहना भी चाहता हूं कि आप 2013 के समय में जब अमेंडमेंट हुआ तो सलमान खुर्शीद थे मंत्री, उनकी डिबेट को आप पढ़िए, उन्होंने किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट के आधार पर इस वक्त में सुधार की जरूरत बताई थी। आज सुधारों को जो अधूरा कांग्रेस छोड़ के गई, जिस प्रकार से वो चीजों को रोक करके गए हैं, उसको सही दिशा में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये जो वक्त है, सबका साथ सबके विकास की अवधारणा से एक विकसित भारत बनाने की दृष्टि से समाज के एक बड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए और देश के विकसित भारत में एक बहुत सार्थक योगदान लेने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम सब इसकी स्पष्टता को जन जन तक पहुंचाए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।